हेलो क्लास 10th और 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। और आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके, जहां पे हम देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन, वो भी एग्रीकल्चर से। ठीक है। और मैंने कहा कि धीरे धीरे अब हम सामने लाइव भी आया करेंगे। लाइव का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि हम लोग लाइव इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि आप लोग आते नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा देर तक लाइव रह नहीं पाता। ठीक है। आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं लंबे समय तक आपके साथ लाइव में रहूँगा, बट ऐसा हो नहीं पाता। बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि संडे को, जी हाँ, संडे को हम 4 घंटे के लिए लाइव आने वाले हैं। आप लोग रेडी रहिएगा। तकरीबन में उसमें हम 80 से 90 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आप सभी के लिए अच्छी वीडियो होने वाली वो वाली, चाहे आप लोग कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पब्लिक एग्ज़ाम, ऑन डिमांड एग्ज़ाम, अगले साल अप्रैल का एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना, तो भी आप लोगों के लिए वो वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है, देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ क्योंकि एक पीडीएफ को बनाने में 1.5 से 2 घंटा चला जाता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में 40 से 45 मिनट जाते हैं, और उसके बाद भी उसे एडिट करने में उतना ही समय चले जाता है, लगभग 1-1.5 घंटा। तो एक वीडियो को बनने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो क्या आप मेरी मेहनत को यही फल देंगे? आप रोज़ देखिए यार, जो भी वीडियो डालता हूँ सबके लिए होते हैं, चाहे वो 9th क्लास के लिए हो, 10th क्लास के लिए हो, NIOS के लिए, सारा सिलेबस सेम है। क्यों आप लोग इतना वो करते हैं? ठीक है। तो इग्नोर नहीं करने का, सब कुछ देखने का, सारा पेपर में आएगा, फिर बाद में मत रोइएगा कि ये वाली चीज़ कराई नहीं। ठीक है। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी भी मैं आपको बताऊँ बहुत सी चीज़ें बंद करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि देखो आवाज़ आएगी बैकग्राउंड में। ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें बंद हो जाती हैं, यहाँ तक कि मेरे रूम का फ़ैन भी ऑफ है। ठीक है। और AC की भी आवाज़ आती है खड़ 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 हल्की हल्की। ठीक है। तो मुझे बैकग्राउंड वॉइस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ भारतीय कृषि की बात करते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी कि आज की PDF जो है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। ठीक है। तो आज से हिंदी और इंग्लिश वालों को रोने की ज़रूरत नहीं है। आज से जितनी भी PDF बनेगी ना, वो सारी की सारी PDF बाइलिंगुअल बनेगी। बाइलिंगुअल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर प्रेजेंटेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आप लोग ना एक बार जज भी करिएगा खुद को कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 सेकंड का अलार्म लगा रखा है। आप 5 सेकंड के अलार्म में या फिर वीडियो को पॉज करके जितना समय लेना है लेकर अपने आप को परफेक्ट बताइए, और आप मुझे बताइएगा कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे ना टोटल, उन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से मुख्य खाद्य फसल कौन सी है भारत की? राइस है, व्हीट है, मेज़ है या बरले हैं? ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है, गेहूं है, मकई है या जौ है? ठीक है। तो इसके अंदर मुख्य खाद्य फसल की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें याद रखिएगा कि गेहूं है। ठीक है। कहीं कहीं आपको चावल भी देखने को मिलेगा, तो दोनों सही हो सकते हैं, बट गेहूं इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है। मगर हमारे आंसर की में आपको चावल भी मिल जाएगा, वो भी सही आंसर है। ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में चावल गेहूं दोनों आ जाए तो गेहूं पर क्लिक करिएगा, और अगर गेहूं और चावल में से एक आ जाए तो फिर कोई भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों की दोनों एक मुख्य खाद्य फसलों में से आती है। ठीक है। कई बार आप लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भैया कैसे हैं यार, दोनों तो सेम ही लगते हैं, मतलब क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो स्टेपल फूड के अंदर या खास फसल के बारे में बात करता हूँ तो व्हीट नंबर 1 पे आता है। ठीक है। उसके बाद चावल आता है। ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि हमने PDF कितनी अच्छी तरह से बनाई है। आप देख सकते हैं कि हमने PDF कितनी अच्छी तरीके से बनाई है। ठीक है। और जिसमें देखो ऊपर इंग्लिश है और नीचे हिंदी है। ठीक है। तो विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन? हिंदी में बोलूँ तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं, देखो इसके ना अलग अलग आंसर है। ठीक है। एक बुक में मैंने देखा हुआ है उत्तर प्रदेश है, तो कई जगह पे आपको उत्तर प्रदेश इसका आंसर मिलेगा, बट जो अपडेट बुक्स है ना उसके अंदर महाराष्ट्र दिया हुआ है। ठीक है। क्लास 9th 10th वाले अगर ये देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये आंसर महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला तो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर कैन आप देखने को मिलती है, पहले उत्तर प्रदेश था।
ठीक है। मगर जब बात कही जाएगी आपसे कि किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो मगर आप वही देखो, यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि भैया चीनी का कटोरा तो आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हो, मगर सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो महाराष्ट्र में उत्पादन हो रहा है। हाँ, तो चीनी का कटोरा एक साल से तय नहीं होता। चीनी का कटोरा इन द सेंस कि 100 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ कृषि देखने को मिली है चीनी की, वहाँ की बात हो रही है। ठीक है। और भारत के अंदर यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आंसर। अगर आपसे शुगर कैन के लिए पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र है, वैसे उत्तर प्रदेश चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर प्राइमरी सोर्स क्या है इरिगेशन का, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। सो ऑप्शन है वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स या फिर रेन वाटर, या फिर वही मैं हिंदी में बोलूँ तो कुएँ, नहरें, नदियाँ या वर्षा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, रेन वाटर। ठीक है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, ऑब्वियस सी बात है ना, देखो सिंचाई का तो मुख्य स्रोत वर्षा ही है। अभी किसान लोग जो है वो कितने हैप्पी रहते हैं, क्योंकि जो वर्षा होती है उससे हर एक प्लांट पे बराबर पानी चला जाता है। ठीक है। वहीं सिंचाई पे कुछ प्लांट पे जा पाता है, कुछ प्लांट्स पे नहीं जा पाता है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कुएँ, नहरें, नदियाँ जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स की जब मैं बात करता हूँ तो वो रेन वाटर होगा, यानी वर्षा होगी। ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की पीडीएफ आपको कैसी लग रही है, आज के क्वेश्चन कितने अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, सो अगला है, विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, यानी कि इनमें से किस फसल को सुनहरी फाइबर के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन है कॉटन, जूट, वीट, राइस। ठीक है। या फिर हिंदी में बोलूँ तो कपास, जूट, गेहूँ, चावल। ठीक है। सुनहरी फाइबर के बाद मैं बोलता हूँ गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर में जूट आता है, याद रखिएगा। जो जूट है उसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है। जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। कई बार पूछा गया तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे आपको कॉर्नर में नंबर दिख रहा होगा मेरा, उस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं फिर से कहूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे हम एनआईओएस के साथ साथ 9th और क्लास 10th का जो भी कंटेंट हो सकता है कम्प्लीटली वो सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हमारा काम सिर्फ यहाँ पे कंटेंट देना है, यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करना है, कोई कोर्स नहीं बेचना है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी एक अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए। ठीक है। चलिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ फसल, इनमें से कौन एक खरीफ फसल है, बताइए। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है, जिसमें राइस है, वीट है, मस्टर्ड है, बरले हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। चावल है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे सामने राइस। ठीक है। चावल जो है इसमें क्या है, इसकी खरीफ फसल है, चावल। ठीक है। चावल क्या है, खरीफ फसल है। ओके, बाकी सब राबी फसल है। ठीक। चलिए, तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ, देखो, व्हाट इज़ द टर्म फॉर फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना कृषि को क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको बिना केमिकल के कृषि देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर देखने को मिलती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश वालों को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, या हिंदी में बोलूँ तो जैविक खेती, पारंपरिक खेती, वाणिज्यिक खेती, गहन खेती। देखिए, इसका आंसर ना इंग्लिश वाले बहुत जल्दी दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक। ठीक है। तो हिंदी में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक बार जैविक खेती क्या होती है, मगर इंग्लिश में आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है बिना मिलावट की चीज़ें। ठीक है। और वहाँ पे जस्ट ऊपर बात की है कि भाई बिना रासायनिक यानी बिना केमिकल यूज़ जो भी एग्रीकल्चर होगा तो उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती। ठीक है। चलिए, तो 7th क्वेश्चन है हमारे सामने, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। यानी कौन सा भारतीय राज्य जैविक खेती में सबसे अधिक क्षेत्र पर आधारित है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या केरला। तो चलिए, सो इसका आंसर हमारे सामने ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है। सिक्किम के अंदर सबसे ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम लिख लीजिएगा। ठीक है। तो सिक्किम के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें देखने को प्राप्त होती है या मिलती है। ठीक है। चलिए, तो 7th का ही है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी विद आंसर की।
ठीक है, इसके आंसर की मैं प्रॉपर बना के बैठा हूँ, ठीक है, वो भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन है मृदा स्वास्थ्य, फसल बीमा, सिंचाई सुविधाएं या फसल भंडारण। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि PMFBY का जो मेन उद्देश्य है, यानी हिंदी में जब मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे सामने कि जो मृदा स्वास्थ्य, फसल बीमा, सिंचाई सुविधाएं या फसल भंडारण। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करते हैं तो फसल के बीमा की बात की जाती है इसमें। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, चलिए सो 9th क्वेश्चन हमारे सामने, विच इंडियन क्रॉप इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल, यानी कि भारत की कौन सी फसल ऐसी है सामान्यतः जिन्हें तेल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है ग्राउंडनट, कॉटन, टी या बार्ले। हिंदी में बोले तो मूंगफली, कपास, चाय या फिर जौ। जब मैं बात करता हूँ इसका, तो इसका आंसर होगा ग्राउंडनट, जिसे हम बोलते हैं मूंगफली। मूंगफली जो है बेसिकली किसकी बात करते हैं हम, ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, बेसिकली मूंगफली जो होती है वो तेल बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। 10th क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज़ ऑफन रेफर टू एज द किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का राजा इनमें से किन्हें कहा जाता है। सो ऑप्शन है मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, यानी हिंदी में आम, केला, सेब, संतरा। तो ऑब्वियस सी बात है, आम को जो है वो फलों का राजा कहा जाता है। बचपन में 5वीं क्लास की किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आम जो है वो फलों का राजा कहलाता है, जिसे बोलते हैं मैंगो। ठीक है, मैंगो। ठीक है, तो मैंगो बोलते हैं। मैंगो को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स, और हिंदी में बोले तो फलों का राजा आम। ठीक है, 11th क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा कि कौन सी इसमें से क्रॉप जो है वो मेन कैश क्रॉप कहलाती है। कैश क्रॉप यानी निम्नलिखित में से भारत की मुख्य नगदी फसल कौन सी है। सो ऑप्शन है हमारे सामने चाय, चावल, गेहूं या दालें, बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे सामने चाय। क्या है, चाय। टी जो है वो मुख्य व्यापारिक यानी नगदी फसल कहलाती है भारत की। ठीक है, तो चाय मेन कैश क्रॉप है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लेकर आया भी हूँ। ठीक है, चलिए तो 12th क्वेश्चन हमारे सामने, विच रीजन इन इंडिया इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी, भारत का कौन सा क्षेत्र चाय उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। सो ऑप्शन है हमारे सामने नदर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज़, हिमालयन फुट हिल्स, डेजर्ट रीजन। ठीक है, और वहीं पे हम हिंदी में देखें तो उत्तरी मैदान, तटीय क्षेत्र, हिमालय के तल या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र। यानी कि चाय उगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं हिमालय के तल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। भारत के इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चाय हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हिमालय के तलीय जगहों पे, स्थानों पे। चलिए सो 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ राबी क्रॉप, इनमें से कौन सी रबी फसल है। ठीक है, सो ऑप्शन है बार्ले, राइस, कॉटन, मैज़, यानी कि जौ, चावल, कपास, मकई। सो ऑब्वियस से हमारे सामने जो आंसर है वो है बार्ले। क्या है हमारे सामने, बार्ले। ठीक है, बार्ले, जिसे हिंदी में बोलते हैं जौ जो है वो एक रबी फसल है। ठीक है, राबी फसल है, ये आप याद करके जाइएगा। एक नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाली चीज़ है कि राबी फसल और खरीफ फसल में डिफरेंस बताइए, और कोई एक क्रॉप दे देगा और बताएगा ये कौन सी क्रॉप है, बताओ मुझे। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में मेन पर्पस क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का। सो खाद्य उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई तकनीकों को बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ाना, निर्यात गुणवत्ता में सुधार। इंग्लिश वालों को इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, एनहांस इरिगेशन टेक्निक्स, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इम्प्रूव एक्सपोर्ट क्वालिटी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, इतने सेकंड का समय दे दिया है। चलिए सो इसका जो आंसर है हमारे सामने वो है
खाद्य उत्पादन को बढ़ाना यानी इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं कि 1950s के दशक में यानी 1950s एंड 60 के दशक में आप देखते हैं कि भारत के अंदर कृषि बहुत ज़्यादा ख़राब समय पे चल रही थी, और ऐसे में सबसे बड़ा काम था हमारे जो भी उस समय की सरकार थी कि किसी भी तरह से कृषि के एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ठीक है। और यही हुआ और फाइनली हमें देखने को मिलता है कि उसमें HYV बीजों का यूज़ होता है, ठीक है, हरित क्रांति में, और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम देखते हैं कि खाद्य उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चलिए, सो 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सीरियल क्रॉप इन इंडिया। और हिंदी में बोला तो निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख अनाज फसल कौन है, ठीक है, सीरियल बोलते हैं, ठीक है। अनाज फसल की जब मैं बात करता हूँ प्रमुख, तो याद रखिएगा बाजरा है, दालें हैं, गन्ना है, मूंगफली है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, मिलेट्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है क्या, मिलेट्स। मिलेट्स मीन्स, ठीक है, बाजरा। बाजरा इसका प्रमुख अनाज है, प्रमुख आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को टाइम थोड़ा चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, पॉज करके वीडियो फिर देख लीजिए, ठीक है, ताकि इससे आप जज कर सकते हैं कि किस तरीके से कितना आप वो कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को कितना आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आप तय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्या है हमारे सामने। और 16 क्वेश्चन है हमारे सामने, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से किन्हें भारतीय चावल का कटोरा कहा जाता है, किस राज्य को भारत के भारतीय राज्य का, भारत में चावल राज्य का कटोरा कहा जाता है, बताइए, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा भारतीय राज्य चावल का कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। इनमें से आंसर बताइए। तो चलिए, इसका आंसर है हमारे सामने पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल जो है ना, उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी है, ठीक है, उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चावल वहीं पे मिलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा वो क्या खाते हैं, मच्छी चावल खाते हैं, है ना, मछली चावल बोलते हैं ना, मच्छी चावल खाते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, तो 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, ठीक है। 20 क्वेश्चन करके ही जाएंगे हम, जितना भी समय लग जाए, ठीक है। वैसे वही 20 मिनट लगते हैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, MCQ हो तो। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 17 क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी कि प्राइमरी बेनिफिट क्या है क्रॉप रोटेशन का, फसल चक्रण का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन है हमारे सामने, रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीज, इंक्रीज वाटर कंजम्पशन, रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, यानी कि मृदा की उर्वरता कम करना, कीट और बीमारियों को नियंत्रित करना, पानी की खपत बढ़ाना और फसल की उपज घटाना। सो हेयर इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन बी, कीट और बीमारियों को नियंत्रित करना, ठीक है, कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीजेज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन था। चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्या है वो देखते हैं। सो 18th क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन्स, यानी कि भारतीय कृषि के लिए मानसून की बारिश पर निर्भरता के कारण प्रमुख चुनौती कौन सी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए सॉइल सैलिनिटी, मृदा की क्षारीयता, या वाटर लॉगिंग यानी जल भराव, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ऑप्शन डी पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोध, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन है तीनों के तीनों, और ये तीनों टफ क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आपके स्कोर को बढ़ने देंगे। आप लोग टोटल मुझे फिर भी बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर का, ठीक है। तो भारतीय कृषि के लिए मानसून की बारिश पर निर्भरता के कारण प्रमुख चुनौती, सबसे बड़ी बात वही होती है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो उसे मृदा की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, ठीक है, ना वनों की कटाई, क्योंकि वनों की कटाई से तो मतलब ही नहीं है ना बारिश का, और कीट प्रतिरोध भी नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश होगी तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि जल भराव होगा, वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लॉगिंग बोलते हैं, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप ज़रूर हमारे इस नीचे दिए हुए नंबर पर ले लीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कमेंट जल्दी देखता नहीं, ठीक है। चलिए, सो 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम स्कीम इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सो
आंसर है हमारे सामने, ऑप्शन है पहले तो प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, टू एंश्योर फेयर प्राइसिंग फॉर द फार्मर, टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, टू प्रोवाइड सब्सिडीज़ फॉर फर्टिलाइज़र्स, यानी जैविक खेती को बढ़ाना, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना और वर्गों के लिए सब्सिडी प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर है वो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर है हमारे सामने नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण करना, सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर यही है। ठीक है, तो किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि पीडीएफ अब आप लोगों को कैसी लगती है। ठीक है, और कलर वलर चेंज करना तो वो भी बता दीजिएगा, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कंटेंट पे काम करेंगे ना हम, तो कलर वलर से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर बी, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस is associated with the zero budget natural farming method promoted in India। वही मैं बता रहा हूँ, ऐसे टफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना मैं कि इससे बाहर तो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको केबीसी में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर हम आंसर देखें। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में। भारत में प्रचारित शून्य बजट प्राकृतिक कृषि विधि जो है वो किससे जुड़ी हुई है, किस कृषि प्रथा से जुड़ी हुई है। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, शायद ही आप लोगों के, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों से होगा, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर तो चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इंटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, यूटिलाइजिंग लोकली अवेलेबल रिसोर्स विदाउट एक्सटर्नल इनपुट्स। ऑप्शन डी, लार्ज स्केल मोनोकल्चर फार्मिंग। ठीक है, तो हिंदी में फिर से बताऊं, भारत में जो आजकल शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जो चल रही है वो किस कृषि प्रथा के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारे सामने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तुक्का लगा लिया होगा। ठीक है, और जिनको आता होगा उन्होंने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसका आंसर है हमारे सामने 3, 2, 1 ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, और ऑप्शन सी में है कि बाहरी इनपुट्स के बिना स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, ये हमें शून्य बजट प्राकृतिक कृषि में देखने को मिलता है। और यहीं पे आपके टॉप 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों के कितने मार्क्स बने और कितने क्वेश्चन सही थे, और मेरे क्वेश्चन के बारे में बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हार्ड लेवल लगे, मॉडरेट लगे या फिर ईजी लगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। नीचे टॉपिक सजेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना कि अगला जो MCQs का सिलसिला होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।